अनु के पिता विश्वजीत सिंह के घर आज गहरा मातम छाया था। उनकी बड़ी बेटी छाया आज अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुकी थी। शव यात्रा के साथ कुछ रिश्तेदारों के अतिरिक्त उस शहर की आबादी का एक बड़ा भाग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल था। घर के एक अंधेरे से कमरे में अनु बैठी आंसू बहा रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी बड़ी बहन छाया की अंतिम यात्रा में शामिल हो पाती। अनु छाया की छोटी बहन थी। आज वह बिल्कुल अकेली रह गई। वैसे तो अनु उनकी छोटी बहन थी, परंतु उसके संवेदनशील मन में छाया दीदी के बचपन से लेकर अब तक दिल और दिमाग में उनको ऐसे आत्मसात कर लिया था। वह छाया के दिल के बेहद करीब थी। छाया के जीवन में घटी सभी बातें उसे कंठस्थ सी हो गई थी। किसी फिल्म की तरह आज वो उसके हृदय के पर्दे पर दिखाई देने लगी। वह उनकी यादों में डूब गई। छाया और उसमें 2.5 साल का अंतर था, पर समझदारी में वह अनु से कई गुना ज़्यादा थी। छाया दीदी जितनी धीर और गंभीर थी, अनु उतनी ही चंचल और अधीर थी। माँ के मुंह से सुना था कि छाया के जन्म के समय दादी, पिता सभी को बेटे के जन्म की उम्मीद थी, परंतु इसके विपरीत बेटी के जन्म लेने पर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बेटे के जन्म पर जो धूम धड़ाका होने वाला था, जो दावतें होने वाली थी, वह सब किसी न किसी बहाने से स्थगित कर दी गई। सुधा को भी पुत्रवती होने पर जो सम्मान और इज्जत मिलने वाला था, उससे उन्हें भी वंचित कर दिया गया। बस कुछ रीति रिवाज के नाम पर कुछ औपचारिकता निभा दी गई। जीवन ने अपनी सामान्य गति पकड़ ली। अचानक समय ने अपना रंग बदला। छाया के जन्म के कुछ ही दिनों बाद विश्वजीत सिंह को उनके कारोबार में अचानक उम्मीदों से ज़्यादा मुनाफा हुआ था। बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि बच्ची के भाग्य से यह सब हुआ है। घर एकाएक खुशियों से भर उठा था। विश्वजीत तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी समय उन्होंने एक बड़ा फार्म हाउस भी खरीद लिया और जिसका नाम छाया के नाम पर रखा गया। अब छाया का लाड़ दुलार भी होने लगा था। छाया के जन्म के 2.5 साल बाद अनु का जन्म हुआ। इस बार तो घर का माहौल बहुत उदास और निराशा से भर गया। सुधा जी को भी बहुत उलाहने दिए गए। सुखी संपन्न होने के बावजूद भी सुधा जी के खान पान और देखरेख का ध्यान नहीं रखा गया था। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। अनु तो बचपन से ही लाड़ प्यार से वंचित ही रही। बस उसकी माँ ही उन दोनों बहनों को लाड़ प्यार करती रहती थी। घर में किसी तरह का कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी एक तनाव और निराशा का माहौल बना रहता था। ऐसे माहौल में जहाँ छाया बहुत सहमी हुई और खामोश रहती थी, वहाँ अनु बहुत ही नादान और चंचलता से भरी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल बाद ही उनके परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। अब घर का सारा माहौल ही बदल गया। छाया और अनु के छोटे भाई के आगमन से सब बहुत प्रसन्न थे। छाया के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। अब सुधा के चेहरे पर भी कमजोरी होते हुए भी धीमी सी खुशी छलकने लगी थी। शायद वह जानती थी इस बार उसे घर परिवार के तानों से मुक्ति मिल जाएगी। सुधा की अवस्था देखते हुए सास मनोरमा जी ने घर का कार्यभार संभाल लिया। उनके साथ बड़ी बेटी छाया को भी छोटी सी उम्र में ही मनोरमा जी के साथ घर के काम में हाथ बटाने का आदेश दिया गया। जब दोनों बहनें स्कूल से लौटती तो अनु बैग पटककर खेल कूद और मौज मस्ती में लग जाती, लेकिन उधर छाया दीदी दादी जी के साथ घर के काम काज में व्यस्त हो जाती थी। छाया को पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता था। मजबूरी में वो अपनी कॉपी किताबें किचन में ही ले आती और किचन की अलमारी में ही रख लेती। जब उसे थोड़ा सा समय मिलता, वहीं एक चटाई पर बैठ बड़े मनोयोग से पढ़ती रहती थी। वह सारा दिन खेल कूद या शरारत करने में बिताती थी। शाम को
वह पढ़ाई और होमवर्क करने के बहाना कर जल्दी से अपने कमरे में दुबक जाती थी। छाया के बड़ी और सीधी होने के कारण धीरे धीरे घर की बहुत सी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी गई। यदि कभी कोई काम अनु को दिया भी जाता तो वह अपनी लापरवाही से उसे बिगाड़ कर रख देती। उसका जिसका उस बिगड़े काम का खामियाजा भी छाया दीदी को ही भुगतना पड़ता था। परीक्षा के नतीजे आने पर छाया दीदी हमेशा ही सर्वाधिक अंक प्राप्त करती थी और अनु बस किसी तरह पास भर हो जाया करती थी। छाया दीदी कभी भी अधिक अंक मिलने पर गर्व नहीं करती थी, हमेशा उसे प्यार से शिक्षा का महत्व समझाया करती थी, परंतु वह उनकी बातों को हमेशा सोचे समझे बिना अनसुना कर भाग खड़ी होती थी। आज वह सोचती है कि छाया दीदी छोटी उम्र में ही इतनी परिपक्व और समझदार कैसे थी। शायद घर की बड़ी पहली बेटी होने के कारण वो ऐसी बन गई थी। छाया के जीवन में अब यौवन के बसंत का आगमन हो चुका था। उसके भी जीवन में कोमल भावनाओं के नए रंग खिलने लगे थे। उसकी बड़ी सी आंखों में अनोखा सा मद छलकने रहता था। वह हर समय मुस्कुराती और गुनगुनाती रहती थी। अनु भी उम्र में छाया से थोड़ी सी ही कम थी, पर इन बातों का मतलब वह अच्छी तरह से समझने लगी थी। उसने महसूस किया कि वो बहुत खोई खोई सी रहती थी। छाया के मन में दिल में कोई समा गया था जिसकी धुन में वो मगन रहती थी। वो कौन था इसका पता नहीं था। अब अनु छाया दीदी की इसी मुस्कान का रहस्य जानने के लिए बेकरार हो उठी। उसने बहुत चालाकी से अपनी बड़ी बहन छाया की जासूसी करनी शुरू कर दी। एक दिन इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही गया जब उसने महसूस किया कि पड़ोस में रहने वाली छाया की सहेली जो अक्सर उनके घर आया जाया करती थी, उसके आने पर छाया के चेहरे पर खुशी और चमक आ जाती थी और वो दोनों छत पर या कमरे में धीरे धीरे बातें करती थी। बात कुछ समझ में आने लगी। छाया की सहेली मीरा के बड़े भाई राजीव ने छाया के भोले भाले दिल को चुरा लिया था। यह उस जमाने की बात है जब किसी लड़के और लड़की का आपस में प्यार करना एक अक्षम्य अपराध माना जाता था। हीर रांझा सोनी महिवाल के किस्से युवक और युवतियां छिप छिप के पढ़ते थे। युवा लड़के लड़कियों का प्रेम पत्र लिखना बहुत बड़ा दुस्साहस माना जाता था। उन दिनों प्यार की परिभाषा ही कुछ अलग हुआ करती थी। आजकल जैसे उन्मुक्त दैहिक प्यार से कोसों दूर निर्मल सात्विक दबा छिपा प्यार हुआ करता था। जीवन में एक बार जो किसी से प्यार हो जाता तो चाहे उस प्यार को मंजिल मिले ना मिले, पर वो प्यार दिल के किसी एक कोने में हमेशा आबाद रहता था। आजकल तो प्यार की परिभाषा ही बदल गई है। प्यार तो बस एक खिलौना मात्र बनकर रह गया है। छाया का प्यार बहुत पवित्र और सागर की तरह गहरा प्यार था। मीरा का भाई राजीव अक्सर अपनी बहन के हाथों छाया को संदेश भेजता और मंगवाता था। छाया उसके प्रेम और मोहजाल में गहराई से डूब चुकी थी। कभी कभी वो भी मीरा के घर जाया करती थी। इस रिश्ते की सबसे खास बात जो यह थी कि राजीव का पूरा परिवार भी छाया को बहुत पसंद करता था। वे लोग छाया को अपने घर की बहू बनाने के लिए उत्सुक थे। उनकी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। छाया 12वीं में थी। वह रात को देर तक पढ़ती रहती थी। अनु की भी 10वीं की परीक्षा थी, लेकिन वह बेफिक्र होकर रात 10 बजे ही किताब खुली छोड़ नींद के आगोश में समा जाया करती थी। कभी कभी जब वह गहरी नींद होती थी तो छाया घबरा कर बहुत ही चिंतित सी उसे जगाने की असफल कोशिश करती रहती, पर वह टस से मस नहीं होती थी। जब परीक्षा के नतीजे निकले तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। छाया ने अच्छे नंबरों से टॉप किया था और अनु बड़ी मुश्किल से पास भर हुई थी। घर गली पड़ोस में छाया की बहुत वाह वाह हुई थी। शायद छाया के जीवन की यही आखिरी खुशी थी। छाया ने अब बड़े कॉलेज जाने के सपने भी देखने शुरू कर दिए। अपनी सहेलियों की मदद से उसने कॉलेज की लिस्ट भी ले आई थी, परंतु उसकी तकदीर उसके घर की बड़ी बेटी होने का जुर्माना मांग रहा था। विश्वजीत सिंह बहुत पुराने विचारों के व्यक्ति और अपनी हट के पक्के भी थे।
उन्होंने एक जोरदार गर्जना के साथ छाया के कॉलेज जाने और आगे पढ़ने पर रोक लगा दी। उसकी बुद्धिमत्ता प्रथम आना किसी भी काम नहीं आया। छाया, जो बेहद नम्र और शालीन स्वभाव की थी, वो पिता विश्वजीत सिंह की आज्ञा की अवमानना करने का दुस्साहस ही नहीं कर पाई। जिद करना उनके स्वभाव में ही नहीं था। बस घुटनों में मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रोती रही। सुधा ने भी पति से छाया की पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत मिन्नत की थी, परंतु उनका एक ही उत्तर था कि बस बहुत पढ़ाई हो चुकी, अब घर गृहस्थी के सारे काम सीखो, पराए घर जाना है। बिना विवाद किए वह गहरी चुप्पी साध गई। उस समय अनु बहुत नासमझ और चंचल सी थी। कभी भी वह छाया दीदी के दिल के दर्द को न समझ पाई और न साझा करने की कोशिश ही की। बेचारी छाया टूटती रही, बिखरती रही और वह इन सब से अनजान रहकर अपने जीवन में आए नए नए बसंत का स्वागत करने मस्त रही। छाया को परिवार की बड़ी बेटी और पहली संतान होने के जुर्म में जुर्माना भरने की दूसरी किस्त भरने का समय भी जल्दी ही आ गया। विश्वजीत सिंह जी को अब उसके हाथ पीले करने की चिंता सताने लगी। शादी के लिए लड़का खोजने के प्रयास होने लगे थे। इस बार छाया चुप ना रह सकी। उसने माँ सुधा जी से स्पष्ट कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी, इसलिए लड़के की तलाश न करे। छाया की इस घोषणा से घर भर में अच्छा खासा तूफान खड़ा हो गया। माँ, दादी और पिताजी सभी सकते में आ गए कि छाया यह कहने की हिमाकत और हिम्मत कैसे कर सकती थी। उस बेचारी पर तो घर की बड़ी बेटी होने का ठप्पा लगा हुआ था। वह तो जीवन के प्रत्येक फैसले में अपने परिवार की मर्यादा से बंधी थी। उसकी कोई भी मनमानी उसके छोटे भाई और बहन के ऊपर गलत असर डाल सकती है। छाया ने बड़ी हिम्मत करके किसी तरह चोरी छिपी से राजीव की बहन को सारी बात बता दी और इस परेशानी की जानकारी दी। उन दिनों यह रिवाज हुआ करता था कि लड़की वालों को ही लड़के का रिश्ता मांगने की पहल करनी पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद भी राजीव ने किसी भी तरह प्रयास करके अपने माता पिता को छाया का रिश्ता मांगने के लिए राजी करवा लिया। परंतु यहाँ पर भी जाति बिरादरी की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। छाया के परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों ने राजीव की जाति को अपनी जाति से हीन बताते हुए उनके द्वारा भेजे गए शादी के रिश्ते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अपमानित होकर राजीव के परिवार ने भी अब छाया के परिवार और उससे खफा होकर मुंह फेर लिया। वह रोती और बिलखती रही, परंतु किसी को भी दया ना आई। इसके विपरीत इस बात को लेकर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया कि उसने प्यार मोहब्बत करने का पाप किया तो किया कैसे। वो तो घर की बड़ी बेटी और परिवार की पहली औलाद थी। उसे बहुत खरी खोटी भी सुनाई गई। परिवार और बिरादरी की एक दलील थी कि यदि परिवार की बड़ी बेटी का विवाह अपने से कमतर जाति में हो गया तो उनके छोटे भाई बहन को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए वह बलि का बकरा बन गई। पुराने बासे सड़े गले इन रिवाजों के चलते एक खिलती कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। बागबान को इसकी खबर तक नहीं हुई। अब बड़ी खोजबीन कर कर छाया के लिए अपने परिवार और जाति के मुकाबले का लड़का खोजकर उसका बड़ी शान शौकत से विवाह कर दिया गया। विवाह की धूमधाम से सारा परिवार बहुत खुश था, सिवाय छाया के। बेबस छाया टूटे मन से अपने प्यार की चिता जलाकर एक अनजान के साथ रोती और बिलखती ससुराल चली गई। यह बात आज भी अनु को यह सोचने पर मजबूर करती है कि माँ बाप अपनी लाडली बेटियों को अपने हृदय का टुकड़ा बनाकर पालते हैं, परंतु उन्हीं बेटियों को खोखले जर्जर रीति रिवाजों के चलते सूली पर क्यों चढ़ा देते हैं। कहाँ जाती है वो ममता, वो प्यार। छाया के ससुराल में एक बड़ी पुश्तैनी हवेली, 2 देवर, एक नंद, अत्याचारी सास के अलावा कुछ भी नहीं था। वो कर्जे में दबे थे। उनके पति एक छोटा सा व्यवसाय करते थे जिसमें लाभ कम और घाटा अधिक हो रहा था। यही नहीं, पति उग्र स्वभाव के बेहद शक्की किस्म के व्यक्ति थे।
उन्होंने बाहर की झूठी शान शौकत बनाई हुई थी, परंतु भीतर अभाव ही अभाव था। वो छाया के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करते थे और मारपीट पर उतर आते थे। कभी कभी छाया जब मायके आती तो अक्सर उसकी आंखें रोने से सूजी हुई होती। शरीर पर चोट के निशान भी दिखते, जिन्हें दिखाने के लिए वो मेकअप से असफल कोशिश करती नजर आती थी। माता पिता ने अपनी इस हठ धर्मिता के कारण अपनी बेटी को जाति बिरादरी रस्मों रिवाज के जाल में फांसकर कसाईयों के हाथों में सौंप दिया था। छाया जब कभी भी मायके आती तब विश्वजीत सिंह उसे बहुत सारा सामान और एक मोटी रकम देकर विदा करते थे। वो सोचते थे कि रुपए पाकर उनके समधी खुश हो जाएंगे और छाया को ससुराल में मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह उपाय भी निष्फल ही रहा। छाया अपने आत्मस्वाभिमान को चूर चूर करती हुई एक याचक की तरह वो सामान और रुपए लेकर नीची निगाहें किए आंखें छलकाती भारी मन से विदा हो जाया करती थी। उसके ससुराल वाले उसे अपना मौलिक अधिकार समझकर उससे सब ले लेते, परंतु व्यवहार में नरमी लाना भूल जाते। उनका व्यवहार यथावत ही रहता। छाया का जीवन इसी तरह यातनाओं के साये में बीतता जा रहा था। छाया अब एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी। उसे अपने साथ अपने बच्ची के खर्चे के लिए भी मायके वालों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। आए दिन के झगड़ों और कलह का असर अब बच्ची पर भी पड़ने लगा था। इसीलिए अब छाया एक दिन ससुराल छोड़कर मायके की दहलीज पर आ खड़ी हुई। अब अपमान को भी और अधिक सहन करना उसके बस से बाहर हो गया था। मजबूर होकर ही उसने यह कदम उठाया। उस समय वह उन सभी ऐसी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती दिख रही थी जिनके माता पिता जाति बिरादरी के दबाव में आकर उनके निर्मल सात्विक प्रेम को परिवार पर लगने वाला एक कलंक मानकर समाज जाति बिरादरी में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए जैसे तैसे उनके विवाह कुपात्रों से करवाकर अपनी इज्जत तो बचा लेते हैं, परंतु अपने बच्चों की खुशियों पर ग्रहण लगा देते हैं। वो अपनी बेटियों की योग्यता और प्रतिभा के पंखों को कतर कर समाज में अपनी विजय पताका, सम्मान, जाति और बिरादरी वालों की वाहवाही तो लूटकर अपनी बेटियों के जीवन में जहर घोल देते हैं। पहली बार छाया ने अपने जीवन में स्वयं के लिए एक फैसला लिया था। उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने और अपनी बेटी के गुजर बसर के लिए किसी पर बोझ नहीं बनेगी। छोटी मोटी ट्यूशन, सिलाई कढ़ाई का काम कर लेगी, परंतु ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसकी दुखद मनोस्थिति देखकर उस समय तो घर के सभी लोगों ने चुप्पी साध ली, पर कुछ दिनों बाद ही सबने उसे अपने ससुराल वापस लौटने के लिए दबाव बनाना आरंभ कर दिया। पहले वही पुराने हथकंडे अपनाए जाने लगे कि औरत की जहाँ डोली जाती है वहीं से अर्थी भी उठती है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलती। परंतु छाया ने यह बात सिरे से खारिज कर दी और वापस न जाने की जिद पकड़ ली। तब उसके सामने दूसरे जाल फैलाए गए कि उसका यह फैसला छोटे बहन भाई के भविष्य को बर्बाद कर देगा। उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। तुम उनकी शादियों की राह में कांटे बिछा रही हो। अनु को वो दिन आज भी याद आते हैं कि छाया दीदी के मायके लौट आने की वजह से दोनों भाई बहनों की शादियों में रुकावट आने की आशंका से उन लोगों ने भी उससे दूरियां बना ली थी। छाया दीदी के दर्द को वे दोनों भी समझ ना पाए। आज लगता है कि वे कितने स्वार्थी थे। घर में सबने छाया के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। उसे सारे परिवार में होने वाली अशांति का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा था। अब कोई चारा न देख बेबस और लाचार छाया फिर अपनी बेटी को लेकर चली गई। आज उसे जब उन दिनों की याद आती है तब दिल में एक गहरी टीस सी उठती है। क्यों माता पिता विवाह के बाद अपनी जाई उन बेटियों को इतना बेगाना सा कर देते हैं कि मायके पर उनका कोई अधिकार ही नहीं रहता। उनके साथ मेहमानों सा व्यवहार किया जाता है। विवाह के बाद उन्हें अपनी कोई पुरानी पसंदीदा चीज अपने साथ ले जाने के लिए भी मायके से अनुमति लेनी पड़ती है। समय का पहिया अनवरत घूमता रहा।
विश्वजीत सिंह ने अपने बेटे सूरज को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया। उन दिनों बड़े अमीर और रसूखदार लोगों के बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का प्रचलन सा चल रहा था। सूरज को भी पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया। अब पूरी बिरादरी में इस बात की चर्चा हो रही थी कि उनके खानदान का लड़का 7 समंदर पार उच्च शिक्षा के लिए जा रहा है। वे सब फूले ना समा रहे थे। विदेश में पढ़ाई करवाने के लिए पिता विश्वजीत सिंह की कमाई की आधी से अधिक रकम सूरज की महंगी पढ़ाई और वहाँ के खर्च में व्यय होने लगी। सूरज 4 साल के लिए विदेश गया था, परंतु सालों बीत गए। सूरज की पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके वापस आने का कोई अता पता ही नहीं चल रहा था। उनका फार्म हाउस भी सूरज की पढ़ाई के नाम पर भेंट चढ़ गया। धीरे धीरे बुजुर्ग दादी भी पोते की राह देखते देखते ईश्वर को प्यारी हो गई। घर के हालात बिगड़ते देख उन्होंने जल्दी ही अनु को विवाह के बंधन में बांधने का निर्णय लिया। अब की बार उन्होंने न जाति का राग अलापा और न ही बिरादरी का रोना रोया। बस लड़के की योग्यता देखकर उसका विवाह तय कर दिया। भाग्य से अनु के पति गौरव बहुत विद्वान और समझदार व्यक्ति निकले। उन दिनों गौरव की नौकरी अरुणाचल प्रदेश के एक दूरस्थ शहर में थी। वह सब कुछ भूल भाल कर ससुराल में रच बस गई। एक दिन अचानक अनु को पिता विश्वजीत सिंह का आंसुओं में डूबा एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर वह भी विचलित हो उठी। पत्र को पढ़कर यह मालूम चला कि जिस बेटे सूरज के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी आशाएं जोड़ रखी थी, अपनी सारी पूंजी उसकी शिक्षा पर लगा दी थी, वही बेटा आज निर्मोही बनकर उन्हें भूल चुका था। उसने विदेश में ही नौकरी कर किसी विदेशी लड़की से विवाह कर लिया था। अब उसका भारत में लौटने का कोई इरादा नहीं था। उसने पिताजी को साफ शब्दों में अपना फैसला लिख दिया था कि अभी उसका भारत आना संभव नहीं है, और उसने उन्हें आश्वस्त किया कि कुछ समय बाद वो उन सबको वहां बुलवा लेगा। समय तो अपनी गति से चलता रहा, पर सूरज ने किसी को बुलाना तो दूर, परिवार वालों को वहां घूमने तक का न्योता नहीं भेजा। अब वह पूरी तरह विदेशी रंग में रंगकर अपने परिवार को भूल चुका था। पिता का पत्र पढ़कर अनु बहुत गहरे अपराध बोध में डूब गई। सूरज को तो विदेश की चमक दमक ने अपने मोहजाल में बांध लिया, परंतु वह तो भारत में रहते हुए भी उनकी पीड़ा और दर्द से अब तक अछूती ही रही। अब वह स्वयं को रोक नहीं पाई और गौरव को सारे हालात बताकर अकेले ही मायके जा पहुंची। वहां पहुंचकर उनकी मजबूरियां देख उसका मन हाहाकार कर उठा। माता पिता के दुर्दिनों के बारे में जानकर छाया दीदी पहले से ही वहां आई हुई थी। घर के हालात देख दोनों बहनें स्तब्ध रह गई और व्यथित हो उठी। वह समर्थ होते भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं उधर छाया बेबस होते हुए भी माँ और पिता पर आए संकटों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। उसके अंदर गजब की हिम्मत थी। उसका मन उन दिनों को याद करके एक गहरे पश्चाताप में डूब जाता है, जब कभी छाया दीदी ससुराल की यातनाओं और प्रताड़नाओं से दुखी होकर मायके में शरण लेने आती थी। तब पूरा परिवार नाखुश होकर उन्हें जबरन ससुराल वापस जाने को बाध्य कर देता था। हमारे समाज का यह निराला दस्तूर है कि बेटियां परिवारों में पलती हैं पराया धन बनकर, और विवाह के बाद ससुराल में जाकर रहती हैं पराये घर से आई बनकर। समाज उन्हें स्पष्ट करे कि उनका अपना घर कौन सा होता है। आज वही छाया अपने माता पिता को संकट में घिरा देख उनके दुखों में सहभागिता करने, उनका साथ देने सबसे पहले आ खड़ी हुई थी। वह स्वयं अपने जीवन में दुख और तकलीफों से जूझते अनवरत तनाव से घिरी सूख कर काटा हो चुकी थी, परंतु उसने अपने माता पिता को संकट में घिरा देख अपने दुख अपने सीने में ही दबा लिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला घर पर आई परेशानियों से लड़ने की हर संभव कोशिश कर रही थी। देखते देखते विश्वजीत सिंह की बाजार में बनी हुई साख धूमिल पड़ने लगी थी। सूरज के विदेश में ही बस जाने की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगा। काम
मंदा पड़ने लगा था। बढ़ती उम्र के कारण उनके शरीर में न अब ताकत ही बची थी और न ही मन में हौसला बचा था। एक समय में वह व्यवसाय जगत के बड़े महारथी माने जाते थे, परंतु अब भाग्य और उम्र से हार कर अपने ही काम को नौकरों, मुंशी और मुनीमों के हाथों लुटते देख लाचार से खड़े थे। धीरे धीरे सुधा जी के गहने भी एक एक करके बिकने लगे थे। अनु अपनी व्यक्तिगत खर्च से बचाकर थोड़ी सी धनराशि लाई थी। उससे वह उनकी मदद करना चाहती थी, पर वह जानती थी कि इस बात का पिताजी को पता चलेगा तो उनके स्वाभिमान को गहरी ठेस लगेगी। यह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरेगी कि ससुराल से आई उनकी बेटी, जिसका वह कन्यादान कर चुके थे, वो उनके घर खर्च को चलाने में मदद कर रही है। यह बात मालूम होने पर वह जीते जी ही मर जाते। माँ और पिताजी के इलाज के लिए छाया दिन रात डॉक्टरों के चक्कर काटती रहती थी। पिता के दिल को बहलाने के लिए दोनों बहनें बहुत कोशिश करती, परंतु सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती। बेटे ने उनके दिल को ऐसा जख्म दिया था जो अब नासूर बन गया था। वह अक्सर सोचती रहती कि हमारे समाज में सालों से प्रथा चलती आ रही है कि किसी परिवार में यदि बेटे का जन्म होता है तो पूरे घर में खुशियों की बहार सी छा जाती है, मानो बेटा उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर या खुशियों के दस्तावेज लेकर आया हो। वहीं दूसरी ओर बेटी के जन्म लेने पर खुशियों पर ग्रहण सा लग जाता है। दिखावे की खुशी के मुखौटों के नीचे से छिपी हुई निराशा स्पष्ट दिखी जाती है। छाया दीदी या उनके जैसी बेटियों के मन में कोई झांक कर तो देखे कि उनके दिल में अपने जन्मदाताओं के लिए कितना प्यार और हमदर्दी के सागर छिपे रहते हैं, जो कोई महसूस नहीं कर पाता, जान नहीं पाता। बेटियां चाहे जीवन भर माता पिता के लिए चिंतित रहे, परंतु वसीयतों में बेटों को ही मेवा मिलता है। घर की सारी जिम्मेदारी अब छाया के कमजोर कंधों पर आ पड़ी थी। छाया कसीदाकारी और बुनाई में बहुत निपुण थी। उसने अपने उसी कौशल के चेक को भुनाने का निश्चय किया। उसका उत्साह और लगन देख अनु का मन उद्वेलित हो उठा कि 12वीं पास छाया दीदी अपने माता पिता के लिए कितनी चिंतित थी और दूसरी ओर वह उच्च शिक्षित, खुले विचारों वाला पति संभ्रांत परिवार से होते हुए भी मूक दर्शन बनी अपने माता पिता की बर्बादी का तमाशा देख रही थी। उसने अपने व्यक्तिगत धनराशि से छाया दीदी को एक सिलाई मशीन और एक स्वेटर बुनने की मशीन खरीद कर दे दी। यह देख छाया की योजनाओं और आशाओं को जैसे पंख मिल गए। घर में पड़े कुछ कपड़े और ऊन से उसने कुछ विभिन्न प्रकार के सैंपल बना डाले। वह उन सैंपल्स को कुछ थोक विक्रेताओं को दिखाती है। सभी ने उन्हें बहुत पसंद किया। अब छाया को बहुत से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। वह फूली ना समा रही थी। वह दुगनी मेहनत से इस काम को आगे बढ़ाने लगी। धीरे धीरे काम चल निकला। अब छाया ने पड़ोस में रहने वाली कुछ ज़रूरतमंद महिलाओं को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अच्छी आमदनी होने लगी। अनु ने भी अपने ससुराल जाकर गौरव से सलाह मशवरा कर एक कॉलेज में नौकरी कर ली। गौरव उसे पूरा सहयोग देते थे। वह साल में 4 या 5 बार मायके जरूर जाया करती। छाया दीदी का उत्साह देखकर अनु का मन भाव विभोर हो उठता। उससे प्रेरणा पाकर वह भी माँ पिताजी की दवाइयाँ लेकर रख जाती। उनके स्वास्थ्य संबंधी सारे चेकअप करवा कर जाती। एक बार पिताजी की अलमारी ठीक करते हुए उसके हाथ में बहुत पहले के कुछ पत्र लग गए। वह हैरान थी कि उन पत्रों के लिफाफे खोले तक नहीं गए थे। उसने छाया दीदी को भी वो पत्र दिखाए। छाया ठंडे स्वर में बोली, मैं जानती हूँ, एक बार मैंने पिताजी को पत्र खोलकर पढ़ने का आग्रह भी किया था, परंतु उन्होंने मुझे वह पत्र खोलने या पढ़ने से सख्त मना कर दिया था। मैं विवश थी, पिताजी के दिल को और दुखाना नहीं चाहती थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जिस बेटे ने हमें जीते जी मृत समझ लिया था, उसके यह पत्र हमारे लिए रद्दी कागजों के टुकड़ों से अधिक अहमियत नहीं रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अच्छे खान पान और देखभाल से
उनके माता पिता स्वस्थ और खुशगवार जीवन गुजार के इस दुनिया से विदा हो गए। दोनों बहनें अपने माता पिता को सूर्य जैसी तेज और रोशनी तो नहीं दे पाए, परंतु उनके जीवन को चंद्रमा सी शीतलता और चांदनी से जरूर प्रकाशित कर पाई। इसका पूरा श्रेय अनु अपनी बड़ी दीदी छाया को देती है। वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो बेटियों को परिवार का एक बोझ समझता है और बेटों को ईश्वर का दिया एक सम्मान या उपहार। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।